हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि 8:50 में ये आपकी हिंदी की क्लास होती है। बिल्कुल ज़बरदस्त क्लास होती है, बिल्कुल टाइम भी आपका पक्का है। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन होगा। क्योंकि इसी प्रकार के ही जो क्वेश्चन होते हैं वो लगभग हर एक एग्ज़ाम में होते हैं, और हम आपको यहाँ पर जो सोल्व कराते हैं, हर एक एग्ज़ाम के जो हिंदी के प्रैक्टिस होते हैं वो हम आपको सोल्व कराते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव, जय मां शारदे, सभी को जय हिंद, खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। गुड इवनिंग। देखो, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? वन को ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब देना है कि हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है, वन को ऑप्शन देना है। और वन की बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या बनेगा? चलिए, ना आप हमें जानते हैं, है ना हम आपको जानते हैं, ऐसी तो आपकी प्रक्रिया है। आप लोगों की सोच तो यही है ना कि ना हम आपको जानते हैं और ना आप हमें जानते हैं, ना हम आपको जानते हैं। आप लोगों की सोच तो यही है कि दूर रह के क्या मतलब है ना, पढ़ते रहिएगा। चलिए, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है, वन को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। याद रखिएगा, जो सौर सैन्य अपभ्रंश है, क्या है? सौर सैन्य अपभ्रंश जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए जो आपकी हिंदी है, अर्थात जो आपकी आधुनिक खड़ी बोली है, इसकी मूल उत्पत्ति जो आपकी आई है सौर सैन्य से मानी गई है। सौरसेन जो कि मथुरा के आसपास क्षेत्र में एक राजा आया करते थे, जिन्हें सूरसेन कहते थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली जो निकली है वो आपकी कहाँ से निकली है? यहाँ पर देना है दूसरे का ऑप्शन, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, खड़ी बोली जो आपकी आई हो किससे आई है? पूर्वी हिंदी में तो होगा नहीं, क्योंकि पूर्वी हिंदी में अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी तीन आपकी बोलियां हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पश्चिमी हिंदी वाला जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखा जाए तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली और बांगरू, जिसे बांगरू बोलते हैं, वो आपकी इसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं। चलिए, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं यहाँ पर कहना है। और 3 की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ हैं? तो यहाँ पर हिंदी भाषा में जो बोलियाँ हैं वो आपकी हैं कितनी? जब कुल आप देखेंगे, कहेंगे सर भाषा अगर पूछे कि उपभाषा कितनी है ना, अगर बोले कि बोलियों को कितने भागों में, तो आपकी 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है उपभाषा में से। और इन 5 उपभाषा में जैसे आपकी पूर्वी हिंदी है, और पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियाँ होती हैं, है ना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी प्रकार से अगर देखेंगे पश्चिमी हिंदी में तो आपकी 5 बोलियाँ होती हैं। बिहारी हिंदी में 3 बोली, मतलब कुल मिला के ये जितनी आपकी बोलियाँ होती हैं वो सब मिला देंगे तो 18 हो जाएंगे। ये आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली जो स्थानीय भाषा है उसे क्या कहते हैं? समिति नहीं है यहाँ पर, सीमित है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा जो आपकी है, यहाँ पर आंसर इनमें से होगा क्या? तो जब सीमित क्षेत्र में होती है उसको बोली कहते हैं, है ना। अगर सीमित क्षेत्र में है तो उसको हम लोग बोली कहते हैं। इसको ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जो लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है ना। उपभाषा जो होती है, उपभाषा क्या होता है? इसका जो क्षेत्र होता है विस्तृत होता है और इसके अंतर्गत बोलियाँ आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई जो आपकी है इनमें से क्या है? शब्द की छोटी जो इकाई है इनमें से क्या है, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे शब्द की सबसे छोटी इकाई, यहाँ पर आपका क्या बनेगा? स्वर तो होगा नहीं, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्ण बन जाएगा। वर्ण या ध्वनि होती है जो सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? यहाँ पर बताना है कि आपसे दिया है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर स्पर्श व्यंजन स्टार्ट होते हैं का से लेकर आपके माँ तक होते हैं, और देखा जाए तो इनको से का से लेकर माँ तक जब जोड़ेंगे तो आपके 25 आपके होते हैं और एक वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो आपका जो आंसर आ रहा है अगर ए नंबर, तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? चलिए बताना है, जातिवाचक संज्ञा में से पूछा गया है, आपका आंसर इनमें से क्या होगा? मिठास है, कर्मचारी है, गंगा है और पर्वत दिया गया है। इसका जो बेस्ट आंसर आपका होगा इनमें से क्या हो सकता है?
तो भैया यहाँ पर देखा जाए आपसे मिठास, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, है ना। मिठास जो आपकी है वो आपकी भाववाचक है, तो ये तो पूछा नहीं गया है। कर्मचारी जो आपके हैं, इसका मतलब है कर्मचारी जो आपका बी वाला ही आपकी जाति में आ जाएगा। गंगा जो कि देखा जाए ये आपकी व्यक्तिवाचक है, कैसी है, ये आपकी व्यक्तिवाचक है, तो आपका ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। पर्वत कई प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आपका डी वाला दिया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी प्लस डी, अगर आपने बिना देखे ही सही किया है। तो भैया आपने अगर बी और डी दिया है तो बिल्कुल सही है ऑप्शन, कोई सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है कि सर हम यहाँ पर कहें, और आप लोगों ने पहले ही ढूंढ लिया है। यहाँ पर कर्मचारी भी आपकी जाति में आता है और पर्वत भी आता है, मतलब 1 नंबर जो आपके हैं वो खाते में आपको दिए जाते हैं, आपको हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे दिया गया है, कह रहे पशु चर रहे रेखांकित में से आपको बताना है। चलिए, चाहे रिकॉर्डेड लीजिए चाहे लाइव लीजिए, हम किसी से अब कुछ नहीं कहने वाले हैं, क्योंकि लड़के किसी के सगे हैं नहीं हैं, है ना, बच्चे किसी के सगे नहीं हैं, सबको अच्छा मानते हैं, सबको बुरा मानते हैं। आप लोगों से लाइक करने के लिए बोलना पड़ता है, इसलिए कुछ नहीं कहेंगे, आपकी मर्ज़ी, आप लाइव पढ़िए चाहे क्लास में कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं है, पढ़ लीजिए, हम पढ़ाते रहेंगे, आपके कमेंट को ध्यान भी नहीं देंगे, आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। क्लियर है ना। आप हमारे स्टूडेंट ना हम तुम्हारे टीचर, पढ़ने के उद्देश्य से हैं, पढ़ लीजिए, जॉब मिल जाएगी तो जॉब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, पशु चर रहे रेखांकित आपसे कह रहा है, तो यहाँ पर देखो पशु है और पशु में की बात करते हैं तो कोई एक पशु की बात है नहीं है। यहाँ पर देखा जाए भाव की बात हो नहीं कि पशु में कोई भाववाचक है। अगर यहाँ पर पशुता हो जाता, पशुता, तो ये जरूर आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती। द्रव्यवाचक संज्ञा तो है नहीं है कि भैया पशुओं को हम द्रव्य में नाप लेंगे, तो यहाँ पर आपका बनेगा कि आप बी नंबर जातिवाचक संज्ञा, आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। और यहाँ पर पुल्लिंग की बात करते हैं तो भैया देखा जाए तो कैसा और कैसी, है ना, हमने बताया था कैसा और कैसी से लगभग देखा जाए तो 99% जो क्वेश्चन होते हैं वो सही हो जाते हैं, लेकिन हमने कहा है कि दुनिया की कोई भी ट्रिक 1% मान्य नहीं होगी, क्योंकि 1% आपकी चाहे हिंदी हो चाहे मैथ हो, कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जब आपकी ट्रिक बिल्कुल फेल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो भी ट्रिक होती है वो 99% होती है, 100% आपकी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 9 नंबर में कह रहा है कौन शब्द आपका पुल्लिंग है। और पुल्लिंग की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा। देखो यहाँ पर दिया है लगन कैसी है ना, मीमांसा है। यहाँ पर देखो दिया है आहट दिया है, और जो आपका माधुर्य है, माधुर्य शब्द जो दिया है वो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, जो कि आपका पुल्लिंग है, ठीक है। माधुर्य गुण होता है ना, जो माधुर्य गुण है, ओज गुण है, गुण 3 प्रकार के होते हैं, है ना, जिनमें से माधुर्य है, तो ये आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर बाकी जो भी आपके हैं आहट, वैसे भी भाववाचक संज्ञा जितनी भी होती हैं, भाववाचक संज्ञा जितनी भी होती हैं वो आपकी हमेशा क्या होती है, स्त्रीलिंग में होती हैं। इसको भी याद रख लेना, क्योंकि कभी थ्योरी में क्वेश्चन बन जाता है कि भाववाचक संज्ञा जो होती है वो क्या होती है, तो स्त्रीलिंग में होती हैं। अगला देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपका जो है इनमें से कौन सा है। पुल्लिंग शब्द दिया गया है, पुल्लिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर राज कैसा है, राज, ये राज कैसा है, राज बताने लायक है कि नहीं है, ये राज को राज रहने दीजिए, इसका मतलब आपका ये वाला सही है। ये बात कैसी है ये बनेगा नहीं, गीत कैसा है या गीत कैसी है, तो आप कहेंगे गीत कैसा है ना, ये गीत अच्छा है, गीत बुरा है, इसका मतलब ये भी है। मात ये आपका होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन इसमें भी आपको मिलेंगे, 1 नंबर आपको मिलेगा आपके खाते में। तो यहाँ पर याद रखिए ए नंबर, और जिन लोगों ने यहाँ पर सी नंबर दोनों लगाया है तो आपका नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द आपका राज भी है और आपका गीत भी है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। चलिए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं इनमें से क्या है, यहाँ पर देना, इसका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर दिया है प्रयुक्त होने में सदा एक वचन। देखो यहाँ पर दिया है होश उड़ गए लोग, है ना, यहाँ पर दिए हैं बहुवचन है। हस्ताक्षर दिया है, यहाँ पर जनता दिया है, तो भैया जनता एक वचन है, लेकिन हस्ताक्षर क्या है, ये बहुवचन दिया गया है। यहाँ पर वर्षा और जनता, याद रखिए इसका सही आंसर जो आपको बनेगा, दोनों ऑप्शन में, मतलब इस ऑप्शन में से दोनों ही क्या हैं, दोनों ही आपके एक वचन में हैं। बाकी अदर ऑप्शन में देखा जाए तो आपके होश दिया है, यहाँ पर लोग दिया है, एक आपका यहाँ पर बहुवचन है, एक पुल्लिंग है, इस कारण से यहाँ पर यह ऑप्शन आपके कटते चले जाएंगे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी जो दिया है वो आपका आंसर सदा एक वचन में है। यहाँ पर
प्राण दिया है और बाल दिया है, ये आपके बहुवचन में होते हैं, लेकिन आपसे पूछा है सदा एक वचन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो वर्षा है और जनता है। याद रखिए, कभी भी वर्षा की बात करें तो वर्षा हमेशा आपकी क्या होता है, आपकी एक वचन में ही होता है। जनता भी आपकी एक वचन में होती है, इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि गलतियाँ होती हैं, हमने मॉर्निंग वाली क्लास में आपको पढ़ा दिया है। यहाँ पर देखो दिया है मिठाई दिया है और किस शब्द का एक वचन है। मिठाई जो है वो किस शब्द का एक वचन है, यहाँ पर देना है ऑप्शन ए बनेगा या ऑप्शन सी बनेगा, क्योंकि मीठे तो आपका होगा नहीं, इसको हटाए देते हैं। यहाँ पर मिठाई का मिठाई तो आपका है ही नहीं है। अब या तो ऑप्शन ए बनेगा या तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। अब इसमें से सही कौन सा है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो कि आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद आपका सही यहाँ पर विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, ये आपसे कह रहा है और आपसे कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद आपको बताना है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद आपके होते हैं जो कि आपको बताया जाता है कि भैया एक होता है आपका उत्तम पुरुष होता है, दूसरा आपका मध्यम पुरुष होता है और तीसरा होता है अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में देखो मैं होता है और हम होता है, और मध्यम पुरुष में तुम होता है, आप भी होता है। अब यहाँ पर दिया है वह कल मुझसे मिलने आएगी, कौन मिलने आएगी, वह। तो वह जो आपका है ये आपका है क्या, वह जो है वो आपका है क्या, तो वह किस में आएगा, मैं में आएगा, मतलब उत्तम पुरुष में नहीं होगा क्योंकि मैं और हम हैं। यहाँ पर मध्यम पुरुष में तुम होता है, ये भी नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका यहाँ पर ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संबंध में तो है नहीं है, मध्यम है नहीं है, उत्तम होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति है, और अन्य व्यक्ति है तो आपका आंसर क्या संबंध होगा, नहीं, अनिश्चयवाचक होगा, नहीं, तो आप कहेंगे सर पुरुषवाचक, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द का क्या दर्शाता है। उन्नत शब्द जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, आपसे कह रहा है। यहाँ पर उन्नत शब्द जो है वो आपका है क्या। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। उन्नत शब्द जो आपका है वो विशेषण है, विशेष से है, प्राविशेषण है, या यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण है। यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो राइट इनमें से क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है विशेषण। तो आपका जवाब आया है 15 नंबर में, वो बिल्कुल सही है कि उन्नत जो दिया है वो आपका क्या है, विशेषण है। अब आप कहेंगे सर अगर ये उन्नत जो है विशेषण तो इसका विशेष क्या बनता है, तो याद रखिएगा उन्नत का विशेष बनता है उन्नति। क्या होता है, उन्नति होता है। उन्नति अगर बोला जाए कि उन्नति जो है वो हो जाता है विशेष से होता है, याद रखिएगा। तो इसका विशेषण हो गया, उन्नत शब्द आपका विशेषण है। अगला दिया गया है कि वह भयंकर दुर्घटना हुई, वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, रेखांकित में जो भयंकर शब्द है वो आपका है क्या। लगाइए क्वेश्चन नंबर आपके 16 में और दिखाइए जलवे अपने की कितनी आपकी तैयारी यहाँ पर हिंदी की है। चलिए हिंदी की जो तैयारी है वो आप बताइए, इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, यहाँ पर भयंकर शब्द जो आपका है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्राविशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है। तो देखो भैया यहाँ पर दुर्घटना है क्या, दुर्घटना क्या है, ये संज्ञा का कार्य कर रहा है ना। अगर आपसे बोले क्वेश्चन पूछे कि वहाँ पर क्या हुई दुर्घटना, तो दुर्घटना क्या है, ये संज्ञा है ना। और जब संज्ञा है तो इसका मतलब है भयंकर शब्द क्या है, उसको गुण को बता रहे हैं कि वहाँ पर भयंकर अर्थात कैसा हादसा हुआ, बहुत अच्छा हादसा, बहुत भयंकर हादसा, तो अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो भयंकर शब्द आपका है वो है आपका कौन सा, यहाँ पर ये विशेषण है। क्या है, विशेषण है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये प्राविशेषण आपका बनेगा, तो ये प्राविशेषण नहीं है। क्यों, क्योंकि ये है यहाँ पर आपकी संज्ञा है, और जब ये संज्ञा है तो संज्ञा की विशेषता ही बता रहा है भयंकर, है ना। वो अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का है, तो याद रखिए वहाँ पर दुर्घटना हुई है, भयंकर हुई है, तो ये क्या है, विशेष है अर्थात संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता है कि भयंकर, तो भयंकर हो गया गुण, और गुण हो गया ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर अगर ये होता दुर्घटना की जगह कोई विशेषण शब्द होता, अगर इसकी जगह कोई विशेषण शब्द आपका होता तो फिर ये विशेषण की विशेषता बताता, तो ये फिर प्राविशेषण का कार्य करने लगता अगर विशेषण होता तो। लेकिन दुर्घटना यहाँ पर संज्ञा है, इस वजह से ये क्या है,
यहाँ पर विशेषण है, लेकिन यही अगर विशेषण होता तो ये प्राविशेषण का कार्य करने लगता। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण पूछा गया है, सकर्मक क्रिया का सही उदाहरण में से क्या है। चलिए देखो दिया है सकर्मक क्रिया का उदाहरण जो आपका दिया है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो सकर्मक क्रिया क्या है, यहाँ पर क्या दौड़ता है, क्या हंसता है, क्या पढ़ता है और क्या आता है, ये आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा, है ना, ये आप लोगों ने हमेशा पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जाता है कि भैया सकर्मक और क्रिया में एक बात को और ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान रखना है, और ध्यान ये रखना है कि जब खर्च करने या कोई काम जो होता है वो कम होता है, जैसे वह खाता है, वह खाता है तो आप कहेंगे क्या खाता है, तो कुछ ना कुछ खा रहे होंगे, और कुछ ना कुछ खा रहे होंगे तो वो चीज़ कम हो रही होगी, क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अगर वो पूछे वह सिल रहा है तो उसका काम भी क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा। भाई अगर यहाँ पर 4 पन्ने का काम दिया गया, जैसे वह लिख रहा है तो भाई 4 पन्ने का काम दिया है तो वो काम कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो अर्थात जब कम होने की बात करें तो ये होता है सकर्मक होता है ना। जैसे कि अगर आपसे बोले वह दौड़ता है, और दौड़ना क्या वो कम हो रहा है क्या, उस है ना, कम तो नहीं हो रहा है, वो तो बराबर चल रहा है। तो याद रखिए इसका जो आंसर आपका बनेगा 17 नंबर में वो राइट हो जाएगा, ए नंबर है। यहाँ पर दौड़ना तो आपकी अकर्मक है ना, लेकिन पूछा गया था आपसे सकर्मक वाला, तो सकर्मक यहाँ पर क्या हो जाएगा, पढ़ना है, क्या है, पढ़ना है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण दिया है, यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो दिया है मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका है क्या, तो हंसना शब्द क्या है, क्या हंसी, तो आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये है आपकी अकर्मक क्रिया है, क्या है, ये आपकी अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि को कामा से किस कारक चिन्ह का बोध होता है, को कामा से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। और जो को होता है किस में होता है, आपके कर्म में होता है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका को वाला है, वो आपके कर्म में आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन को समझिएगा और आपसे कह रहा है द्विकर्मक वाक्य में जो कर्म कार की विभक्ति होती है वो विभक्ति क्या है, को है, और को जो आपका है वो किस पद के साथ प्रयुक्त हो सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या है, प्रधान कर्म पद के साथ, क्रियापद के साथ, या गौड़ कर्म पद के साथ। तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा सी नंबर, गौड़ कर्म के साथ होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, पहले इसका जो स्क्रीनशॉट है सबसे पहले आप ले लीजिए, फिर हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ऐसे वाक्यों को द्विकर्मक कहते हैं। इन द्विकर्मक वाक्यों में से जो कर्म कार की व्यक्ति होती है उसको जो को होता है उसको बोलते हैं कर्म, मतलब गौड़ कर्म के साथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे रमेश मोहन को पैसा देता है, तो यहाँ पर मोहन क्या हो गया, गौड़ हो गया कर्म, और पैसा क्या हो गया, मुख्य कर्म हो गया। समझिएगा हमारी बात को। यहाँ पर हमने कहा रमेश जो आपका है, रमेश वो क्या करता है, मोहन को पैसे देता है, मोहन को पैसा देता है। अब यहाँ पर देखो जो आपका दिया गया है मोहन, ये भी क्या है, कर्म है, पैसा भी क्या है, कर्म है, लेकिन यहाँ पर जो मोहन है ये गौड़ कर्म है। मोहन जो है ये आपका गौड़ कर्म है, और मेन कार्य क्या है, वो पैसा देना, और पैसा देना जो आपका है वो क्या है, तो ये मुख्य कर्म है, क्या है, ये आपका मुख्य कर्म है। ठीक है, तो याद रखिए इसका आंसर आपका सी राइट हो जाएगा, समझ जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल आपको पहचानना है कि मैंने आम खा लिया है। वाक्य में से प्रयुक्त काल आपसे जो कह रहा है वो आपका होगा क्या, अपूर्ण होगा, हेतु हेतु होगा। देखो अपूर्ण होगा नहीं है ना, क्योंकि क्रिया पूरी हो चुकी है। हेतु हेतु आपका है नहीं है, ये भी आपका नहीं बनेगा। अब आपके पास ऑप्शन दो हैं, या तो ऑप्शन सी लगा दीजिए या तो ऑप्शन डी लगा दीजिए। लेकिन हमने कहा था जब खाने की बात होती है ना, खाने की बात होती है तो वहाँ पर जो क्रिया होती है आसन्न होती है, क्योंकि ये क्रिया जो आपने है बहुत पहले की बात नहीं है कि हाँ बहुत पहले की बात हो, है ना, ये क्रिया अभी पास में ही हुई है, तो इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है। यहाँ पर बताइएगा जो आपका अपूर्ण भूतकाल है वो आपका इनमें से है कौन। चलिए अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है, यहाँ पर जो अपूर्ण भूतकाल है वो आपका इनमें से है क्या।
चलिए, रामू खाना खा रहा था, है ना, चुका है, मुझे बाहर जाना है, और जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर पहला ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका है अपूर्ण भूतकाल है, रामू खाना खा रहा था, है ना, तो अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, क्या जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहते क्या है। यहाँ पर देखो 23 नंबर दिया है और 23 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। 23 का आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे जब कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर भैया आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। चलिए, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो कर्मवाच्य का उदाहरण है वो आपका है कौन। देखो दिया गया है पत्र लिखा जाता है ना, ये नहीं कह रहा कि मोहन पत्र लिखता है या सीता पत्र लिखती है, यहाँ पर कह रहा है पत्र लिखा जाता है। लेकिन अगर हम ऑप्शन बी कहें कि राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब बात हो गई राम पर, सीता पत्र लिखती है, बात हो गई सीता पर मुझसे बैठा नहीं जाता है, ये तो आपकी हो गया भाववाच्य। क्या हो गया, ये भाव हो गया। तो आप कहेंगे सर पत्र लिखा जाता है ना, किसके द्वारा या किसी के द्वारा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर पहला वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगर आप डी लगा रहे हैं तो डी देखो आपका है भाववाच्य, यहाँ पर कर्म की बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर बैठना क्या है, कर्म क्रिया है। तो जब कर्म क्रिया है तो यहाँ पर आपका कर्म से कोई मतलब ही नहीं है, आपका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि पत्र जो लिखा जा रहा है, पत्र क्या है, ये कर्ता की जगह कार्य कर रहा है, और जब कर्ता की जगह ये है तो ये क्या है, कर्म है। क्या है, पत्र क्या है, कर्म है। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय क्या है। वह काम नहीं करता है, वाक्य में से अव्यय पूछा गया है। अब आप बताइएगा कि अव्यय है क्या। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग क्या दे सकते हैं। क्या आपको ये शब्द समझ में आया है कि नहीं आया है, जो कि हमने आपको शायद ये कल वाली क्लास में भी आपको बताया था, है ना, कि अगर ऐसे शब्दों को निकाल लिया जाए जिससे सेंटेंस में कोई परिवर्तन ना हो, है ना, ऐसा कोई शब्द ढूंढिए जिसको इस सेंटेंस से निकाल लिया जाए तो कोई दिक्कत ना हो। वह काम करता है, तो आप कहेंगे सर नहीं शब्द को निकाल लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं शब्द क्या हो गया, ये अव्यय हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो गया, क्योंकि इसको निकालने से कोई व्यय नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बस वाक्य को थोड़ा सुंदर वगैरह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, यहाँ पर 26 नंबर दिया है, और 26 की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या है। देखो यहाँ पर दिया अव्यय नहीं है, आज है, कल है, इधर है, और किसे दिया गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर जो आपका आ रहा है कौन सा, 83 नंबर में। तो 83 का ऑप्शन क्या बनेगा भाई। चलिए यहाँ पर देखिए 83 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो आज, कल और इधर, ये जो शब्द आपके हैं कहीं ना कहीं ये क्या है, अव्यय हैं। लेकिन किसे शब्द जो दिया गया है ये क्या है, एक प्रश्नवाचक शब्द है। क्या है, ये प्रश्नवाचक आपका है, प्रश्नवाचक है, इसको हम लोग अव्यय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्नवाचक के साथ प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द आपको पहचानना है। अर्ध तत्सम क्या होते हैं, जो आपके संस्कृत से लाए जाते हैं लेकिन थोड़ा सा बिगड़े रूप होते हैं। तो आप कहेंगे सर अर्ध तत्सम जो आपका दिया गया है, दैव शब्द होगा नहीं, पंख होगा नहीं, ये तो तद्भव आपका है, बच्चा होगा नहीं, ये भी तद्भव है, क्योंकि बच्चा का होता है वत्स, है ना, बच्चा का जो तत्सम होता है वो वत्स बनता है ना, और पंख का पक्ष बनता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अर्ध तत्सम जो आपका दिया है सी नंबर, अक्षर जो आपका ही अर्ध तत्सम है, और इसका शुद्ध शब्द जो अक्षर होता है वो कुल मिला के इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अमी का तत्सम रूप इनमें से क्या है। अमी का तत्सम रूप इनमें से पूछा गया है, और अमी का जो तत्सम है वो आपका है कौन। तो अमी का अमी नहीं होगा, अमी का होता है अमृत, अर्थात जो आपका आंसर भी दिया है अमृत, ये शुद्ध शब्द आपका है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अनाज का पर्यायवाची इनमें से क्या है। अनाज का पर्यायवाची पूछा गया है, अनाज का पर्यायवाची क्या है। अनाज का पर्यायवाची क्या चाह हो सकता है क्या। चाह नहीं है, सलिल नहीं है, रूपा नहीं है। हमने कहा था अनाज को शस्य कहते हैं, अनाज को गल्ला भी कहते हैं, अनाज को धान्य भी कहते हैं, अनाज को खाद्यान्न भी कहते हैं, और शस्य भी कहा जाता है। क्योंकि भैया सलिल जो होता है ये पानी का होता है, सलिल जो होता है ये पानी का होता है, और रूपा जो होता है वो चांदी का होता है। किसका होता है, चांदी का होता है। और चाह मतलब होता है इच्छा होती है। तीन ऑप्शन को हटा देंगे तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। तो हिंदी में अगर आप लोग यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कार्य करेंगे थोड़ा आसान हो जाता है। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है।
अग्नि का पर्यायवाची दिया है और अग्नि का पर्यायवाची जो आपका दिया है इनमें से कौन सा यहाँ पर है। देखो पीयूष आपके अमृत का है ना। यहाँ पर देखा जाए पीयूष जब अमृत का है और अंबर जो दिया है वो अंबर होता है आकाश का होता है, मयंक होता है चंद्रमा का है, तो बस ऑप्शन एक आ रहा है पावक जो आपका आ गया है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, ये अग्नि का है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। यहाँ पर देखो दिया गया है ओजस्वी, ओजस्वी मतलब होता है तेज, है ना, जो पढ़ने वाला होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ओजस्वी है ये मतलब तेज हो गया, है ना। तो आप कहेंगे चमकदार जिसका चेहरा होता है चमकदार, तो आप कहेंगे सर इसका विलोम आपसे यहाँ पर दिया है कांतिहीन। कांतिहीन मतलब हो गया भैया देखे चेहरे में चमक ना हो, जिसके चेहरे में चमक ना हो, है ना। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अपशकुन का विलोम इनमें से क्या होता है। अपशकुन का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है ये बताना है। और अपशकुन की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा शकुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शकुन हो जाएगा। कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर काम करते ही बोलते हैं ना, काम करते ही ओले पड़ना, है ना। कभी कभी ऐसे शब्द आपने पढ़ा भी है और आपने सुना भी होगा कि कभी कभी होता है कि काम करते ही रोड़ा पड़ जाना। तो यहाँ पर देखिए अपशगुन और हो गया शकुन, इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। यहाँ पर देखिए पुण्य का होता है पाप होता है, पुण्य का पाप होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कनक का समानार्थी नहीं है। यहाँ पर कनक का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर कनक की अगर बात करते हैं तो कनक का समानार्थी यहाँ पर देखो सोना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो धतूरा भी है, गेहूँ है, लेकिन ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मक्का है मक्का नहीं कहेंगे, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समानार्थी शब्द आपको लिखना है। समानार्थी दिया गया है कुबेर, और ये बताइएगा कुबेर जो कहा जाता है किसे कहते हैं, जो धन के देवता होते हैं, धन के देवता को कुबेर कहते हैं। और याद रखिएगा कुबेर मतलब हो गया धनराज, है ना। क्या हो गया, धनराज जो आपको बोला जाता है इन्हीं को कहते हैं धनराज कहते हैं, राज राजा कहते हैं, यक्षराज भी कहते हैं, धनद भी कहते हैं, धनाधिप भी कहते हैं। अर्थात जिस भी शब्द में से धन लगा है अर्थात वो कुबेर की पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए जिसका उपचार ना हो सके आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असाध्य। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द बताना है। कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए शब्द क्या होता है। यहाँ पर 36 नंबर दिया है, तो यहाँ पर देखिए 36 दिया है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, इसे बोलते हैं क्या, आशातीत। नहीं, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, जल्दी से बताइए। क्योंकि भैया आशातीत मतलब होता है जो आशा से अधिक हो, है ना। क्या, जो आशा से क्या हो, अधिक होता है उसे कहते हैं आशातीत। यहाँ पर आशाजनक मतलब होता है जो आशा बढ़ाने वाला हो, ठीक है, जो आशा बढ़ाने वाला हो उसे कहेंगे। और यहाँ पर दिया है अप्रत्याशित मतलब प्रत्याशित मतलब जो आशा के अनुसार हो, आशा के अनुसार बोलते हैं प्रत्याशित। तो आपसे पूछा गया है आशा से, है ना, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे बोलते हैं अप्रत्याशित। मतलब पहला ऑप्शन आया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ इनमें से है क्या। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। देखो 37 नंबर है और 37 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है। अगला देखो यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इस मुहावरे का अर्थ है क्या। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इसका अर्थ इनमें से है क्या। तो यह ज्ञान होना नहीं होगा, बोलते हैं ना गुप्त मंत्रणा चल रही है। यहाँ पर अंदर ही अंदर कड़ाही में गुड़ पक रहा है, तो इसका आंसर आपका भी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अब्ज का अर्थ क्या होता है। अब्ज का अर्थ पूछा गया है, अब्ज का अर्थ क्या होता है। चलिए देखो दिया है अब्ज का अर्थ पूछा गया और अब्ज मतलब होता है, यहाँ पर हानि और अपसे दिया है, ये नहीं होगा। कमल हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब नहीं होता है। कमल और चंद्रमा, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। कमल और चंद्रमा, ये जो देखिए अब्ज जो है वो पुल्लिंग जाति का संज्ञा शब्द होने के साथ साथ अनेकार्थी भी है। और जो कमल है, चंद्रमा है, जैसे शंख है, धनवाती है, कपूर है, ये इसके अर्थ होते हैं। तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अब्ज के अर्थ होते हैं कमल, चंद्रमा, शंख, धनवंतरी, कपूर, ये आपके इसके अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आँच का अर्थ क्या होता है।
आँच का अर्थ क्या होता है? आँच, और आँच का मतलब होता है यहाँ पर गर्मी, है ना। मान लो यहाँ पर आग हो गई, लपट हो गई, लेकिन बीमारी होगा नहीं, यहाँ पर हानि नहीं होगा। अच्छा, हो सकती है, चलिए हो सकती है, तो गर्म है, लंपट यहाँ पर दिया गया है, लंपट नहीं होगा, लपट होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, गर्मी होगा, यहाँ पर लपट होगा और हानि होगा, इसको ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, क्योंकि आंचल मतलब है नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुकरण में उपसर्ग आपका है क्या। अनुकरण में उपसर्ग पूछा गया है, अनुकरण में होता है क्या, तो अनुधनकरण है। इसका मतलब है कि अनु वाला जो ऑप्शन है आपका डी नंबर वाला, वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहेंगे। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या है कि आमरण शब्द के प्रारंभ में लगा जो आ होता है, ये व्याकरण में से क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर इसको मूल शब्द नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे उपसर्ग, है ना, इसको बोलेंगे उपसर्ग बोलेंगे, जिसका ऑप्शन है बी नंबर है, वो राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी कृदंत बताना है। छत्तीसगढ़ी कृदंत मतलब देखो है तो क्रिया, लेकिन छत्तीसगढ़ी में कौन सी क्रिया है। तो छत्तीसगढ़ी में दिया है रेंगत मनखे, क्या, रेंगत मनखे, मतलब इसका जो प्रयोग होता है वाक्य में देखा जा सकता है, ठीक है, इसका मतलब है देखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा राइट। छत्तीसगढ़ी में इसको रेंगत मनखे मतलब है देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। लुटेरा में प्रत्यय पूछा है, और लुटेरा की बात करते हैं तो हमने कहा लुटेरा में होता है एरा, क्या होता है, एरा होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है विद्यार्थी का सही संविच्छेद आपको बताना है। 45 नंबर दिया है और 45 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी होता है विद्याधनर्थी, क्या होता है, विद्याधनर्थी होता है, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे संधि कौन सी है, तो देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा, यहाँ पर छोटा की मात्रा है, कुल मिला के यहाँ पर मात्रा कौन सी लगी है, बड़ा, इसका मतलब हो गया ये दीर्घ संधि, क्या हो गई, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सावधान का सही संविच्छेद आपको बताना है। सावधान का सही संविच्छेद दिया है यहाँ पर जो 46 नंबर दिया है, तो सावधान का होता क्या है, सावधान अवधान होता है या साव और धान होता है, तो ये नहीं हो सकता है, सेम टू सेम नहीं रहे, सावधान अवधान नहीं होता है, गलत दिया है, सावधान अवधान जरूर हो जाएगा, अवधान होगा ना, अवधान जो सही है वो ऑप्शन आपका डी वाला सही है, सावधान अवधान हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो छोटा की मात्रा बड़ा की मात्रा यहाँ पर बन जाएगी, और इसमें भी मात्रा कौन है, तो आपकी दीर्घ स्वर संधि बन जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रणय लिया, है ना, या प्रण लिया, तो ये आजीवन शब्द में समास पूछा है। तो भैया जीवन तो ठीक है ना, जीवन तक तो सही है क्योंकि ये मूल शब्द है, लेकिन आ लगा दिया गया, इसका मतलब है पूरे जीवन भर की बात कह रहा है। तो इसमें से पहला शब्द लगाने से इसमें परिवर्तन हुआ, अर्थात यही क्या हो गया, प्रथम पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, वो होता है अव्ययी होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, ए नंबर। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है यथा संभव में समास क्या है। यथा संभव में समास पूछा गया है, और यथा संभव की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर अव्ययी भाव हो जाएगा, ए नंबर अव्ययी हो जाएगा, क्योंकि यथा संभव दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पर संभावना के अनुसार। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जो साधारण वाक्य होता है उसके अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 49 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या होगा, ये होता है पूर्ण विराम, क्या होता है, पूर्ण विराम होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो सरल वाक्य होता है या साधारण होता है, जो छोटा हो नहीं कहेंगे। याद रखिए साधारण या साधारण वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो और एक क्रिया हो, उसे कहते हैं यहाँ पर सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, मतलब उद्देश्य का होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो हिंदी साहित्य के क्वेश्चन हैं वो हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग कल सोल्व कराएंगे। क्लियर है, यहाँ पर हम लोग सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके हाई कोर्ट के लिए स्पेशल है। चलिए आ जाइए अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।